हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद। चार ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा सही है। ए ऑप्शन हमें क्या कहता है, सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। बी, द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी। सी, डूइंग अवे विद द प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज। एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड डी, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टैक्स रेट। वीडियो को पॉज कीजिए, 10 सेकेंड का टाइमर ऑन कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। डेफिनेटली इसका सही आंसर आप लगा पाएंगे। चलिए, सही आंसर आपने लगा लिया होगा। एंड गाइस इसका सही आंसर है ए, सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए गाइस, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में आए थे, है ना। अब एकदम से तो हमारी इकोनॉमी की हालत खस्ता नहीं हुई होगी, है ना। 1980s के बाद हुआ क्या, हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि जो कंजप्शन और एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और रेवेन्यू बहुत कम है हमारी गवर्नमेंट के पास। अब रेवेन्यू के उस टाइम सोर्स क्या होते थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज, क्योंकि एज सच प्राइवेटाइजेशन तो यहाँ पर इतना था नहीं उस समय। अगर हम बात करें आज की डेट में, प्राइवेटाइजेशन इतना अच्छे से वर्क कर पा रहा है। हमें एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में काफ़ी देखने को मिल रही हैं, लेकिन उस टाइम इतना कुछ था नहीं, ठीक है। और 1980s के बाद सबसे ज़्यादा एक मेन इशू था, एक तो नहीं था, तीन थे खैर। एक तो पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी हमारे देश में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें पॉवर्टी, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये हमें आज भी देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। पॉवर्टी कोरोना वायरस के बाद काफ़ी देखने को मिली है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी, और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीन मेन रीज़न थे जिसकी वजह से हमारी देश की इकोनॉमी सफ़र कर रही थी 1980s के बाद ही, ठीक है। और इसकी वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इंटरनल रिसोर्सेज तो इतना खास रेवेन्यू कर नहीं पा रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफिसेज ज़्यादा थी, गवर्नमेंट के पास यहाँ पर कंट्रोल ज़्यादा था, प्राइवेटाइजेशन था नहीं इतना, तो रेवेन्यू इतना जनरेट हो नहीं पा रहा था, ठीक है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को देश को चलाने के लिए, देश की फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए फॉरेन से लोन लिया, ठीक है। फॉरेन से लोन लिया मतलब बोले तो वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से। प्रोक्स से लोन लिया था $7 बिलियन का, ठीक है। अब $7 बिलियन का लोन लिया, ठीक है। और इसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी सफ़र कर रही थी। अब इकोनॉमिक सफ़र क्यों कर रही थी, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा इस टॉपिक के, टॉपिक बहुत ही वाइड है, बट मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। एक तो पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सेस ऑफ कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। उसके बाद बोरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये पॉइंट भी हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर कंपनीज इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, मिसमैनेजमेंट हमें देखने को मिल रहा था प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में। और हमारे इंडिया का सबसे मेन रीज़न क्या था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कब होती है, जब आप कोऑपरेट करो किसी दूसरे नेशन के साथ, है ना। वो इतना था नहीं। अब आप किसी दूसरे नेशन की कंपनीज को तो एंटर करने नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, और काफ़ी कुछ यहाँ पर उसको फेस करना पड़ता था अगर वो इंडिया में अपनी कंपनी लगाता था, ठीक है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये क्राइसिस देखने को मिल रहा था। और एक फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज, ये भी एक मेन रीज़न रहा। मैंने आपको आई थिंक इकोनॉमिक के जब पहले क्वेश्चन डिस्कस करवाए थे तो मैंने आपको डिवैल्यूशन और डेप्रिसिएशन डिस्कस करवाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज बहुत हो गया था, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई हो गया था। तो इस वजह से हुआ क्या, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, और एलपीजी रिफॉर्म्स का मेनली कोज क्या था कि भाई सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन करो, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करो, ग्लोबलाइजेशन करो। अब लिबरलाइजेशन हम पढ़ेंगे, इसमें क्या था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। और ये अनाउंस हुआ था 24 जुलाई 1991। ऐसा नहीं है इससे पहले कुछ एफर्ट्स नहीं करे जा रहे थे, बिल्कुल करे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक पॉलिसी को ही चेंज कर दिया गया था, ठीक है। और ये अनाउंस करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव के साथ कि भाई हम रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे कंट्री में, ठीक है। और इसके साथ साथ लिबरलाइजेशन टर्म जो यूज़ करी गई थी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें क्या था कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने लगा रखे थे प्राइवेट सेक्टर पर, वो हम धीरे धीरे उनको कम करेंगे, ठीक है। और टैरिफ्स कम करेंगे, सब्सिडीज देंगे जो भी प्राइवेट कंपनीज हमारे यहाँ पर आएंगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, एक रिलेशन बन पाएगा एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है। होपफुली आप समझ पाएंगे, बाकी मैं एलपीजी आपको अच्छे से समझाऊंगा कभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये डिटेल है इसकी।
एक बार यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एग्जामिन्ड एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, डेली डोज में मैंने कमेटीज़ का एक स्पेशल सेशन लिया था। वहाँ पर मैंने जितनी भी कमेटीज़ हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो गाइस, ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में भी वो कमेटीज़ इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक डेली डोज में इसलिए करवाए गए थे कि आपके सभी के सभी एग्ज़ाम कवर हो, ठीक है। एक बार उसको जरूर देखिएगा इस सेशन के बाद। तो कमेटीज़ जो बेसिकली कमेटी लाई गई थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए, चार ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सी है। आबिद हुसैन कमेटी, बी भगवती कमेटी, सी चहला कमेटी और डी है नरसिम्हा कमेटी। अब देखिए जो बच्चे बैंकिंग के पेपर दे रहे हैं, साथ साथ जो ईपीएफओ की भी तैयारी कर रहे हैं, वो इसका सही से आंसर लगा पाएंगे डेफिनेटली। तो वो कमेटी थी नरसिम्हा कमेटी, ठीक है। एक बार डिटेल में देख लेते हैं इसको। द कमेटी विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इज नरसिम्हा कमेटी, ठीक है। नरसिम्हा कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1991 टू लुक ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और सेकंड नरसिम्हा कमेटी फॉर्म करी गई थी 1988, रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बैंकिंग रिफॉर्म सिंस 1992। आपको शायद याद हो, चलिए मैं फिर कभी आपको बताऊंगा आईसीआईसी बैंक कब आया और इसके बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स आए थे, इसको फिर कभी डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट। जो स्वयं एक इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसका मेन पर्पस क्या है? चार ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं। ए ऑप्शन हमें क्या कहता है? प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल एरियाज। बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स। सी प्रमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ एडोलसेंट गर्ल्स। डी प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन फॉर फ्री। चलिए 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि 5 सेकंड भी आपको इस क्वेश्चन के लिए देने चाहिए थे, बट चलिए आप इसका सही से आंसर मार्क कीजिए। डेफिनेटली आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। इसका सही आंसर है डी प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन फॉर फ्री। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों की अच्छी नहीं है, अभी ईपीएफओ के एग्ज़ाम के लिए टाइम है, कोई डेट नहीं आई है यूट्यूब्स पे या फिर आप कहीं भी किसी भी साइट पर अगर देखते हो कि ईपीएफओ का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, 1 मंथ में होगा, 20 दिन में होगा, 30 दिन में होगा, अभी कोई डेट नहीं आई है। शांति से घर बैठिए। जो काम अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है तभी उसके लिए बाहर जाइए, अदरवाइज़ घर बैठिए, आराम से पढ़िए। और पेपर तो डेफिनेटली होगा और फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही पेपर है यूपीएससी के। लेकिन अभी जुलाई में ही होने के चांसेस है, क्योंकि जून तक तो हालात नॉर्मल होने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो जुलाई में अगर आपका पेपर होता है और आपको इकोनॉमिक नहीं आती, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, हमारा जो मेन चैनल है यूपीएससी और पीसीएस के लिए, ठीक है, आपको डेफिनेटली पता होगा अगर आप स्लीपी क्लासेस फैमिली के साथ पहले से जुड़े हैं, ठीक है, तो उस चैनल पर जाइए स्लीपी क्लासेस, वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ स्लीपी क्लासेस इकनॉमी लिख दीजिए। बहुत सारे लेक्चर्स आ जाएंगे और बिल्कुल डिटेल्ड में और अच्छे से समझाया हुआ सर ने। एक एक लेक्चर को देखिए, ठीक है, और आप वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपकी इकनॉमी वीक है, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप जस्ट सर्च करें स्लीपी क्लासेस इकनॉमी, तो आपको बहुत सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये यूपीएससी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेशंस हैं और ऑब्वियसली ईपीएफओ भी एक तरह का यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है, तो लेवल आपको सेम सही देखने को मिलेगा, ठीक है जी। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन फॉर फ्री। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमारी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आप इसको डेफिनेटली सर्च करना गूगल पर, स्वयं लिखना और वहाँ पर एक इंटरफेस खुलकर आएगा, उसको देखना। बहुत सारे कोर्सेज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लेते हैं। और ऑब्वियसली अगर ऐसे कोर्स करवाते हैं तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चलिए आज का ये क्वेश्चन आपको बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कौन है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement best describes the term schemes for sustainable structuring of stressed assets, जिसको S4A भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है, और देख लेते हैं इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं। इस
स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर द कंसिडरिंग इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स वो फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. बी, इट इज़ अ स्कीम ऑफ आरबीआई फॉर रीवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज facing genuine difficulties. C, it is a disinvestment plan of the government regarding central public sector undertaking. वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा. इसका सही आंसर है बी. इट इज़ अ स्कीम ऑफ आरबीआई फॉर रीवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज. मान लो कि आप लोग बहुत बड़ी कंपनी खोल रहे हो, और चलिए आप लोग नहीं खोलो, मैं खोल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव आएगा, फिर आपको लगेगा कि सर ने कंपनी खुलवाई और हमको एनपी डिक्लेयर करवा दिया. चलो, मान लो कि मैंने कंपनी खोली और मेरी कंपनी का नाम है XYZ. ठीक है. अब ये कंपनी के लिए मैंने लोन लिया बैंक से 1000 करोड़ रुपीज़ का. ठीक है. अब ये 1000 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया, लेकिन मैंने ये रीपे नहीं करा, मतलब बैंक को दिया ही नहीं. जो EMIs थी वो मैंने टाइम पे नहीं करी. तो ये आप सब जानते हैं कि 30 डेज़ अगर हम कोई EMI पे नहीं करते कोई ऐसा दिक्कत नहीं. 60 डेज़ अगर हम पे नहीं करते कोई दिक्कत नहीं. अगर हम 90 डेज़ तक कोई EMI पे नहीं करते तो बैंक हमें डिक्लेयर कर देता है डिफ़ाल्टर. NPA बोले तो डिफ़ाल्टर, या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ठीक है. अब मान लो कि बैंक की नज़र में मैं क्या हूँ? डिफ़ाल्टर हूँ या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हूँ. अब बैंक को लगेगा कि ये पैसा तो नहीं आने वाला. उसके बाद बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं कि बैंक फाइनली मान लेता है कि ये जो पैसा है ये बैड एसेट में जा चुका है. कुछ भी यहाँ पर आप कंसिडर कर लो, बहुत ही लंबा टॉपिक है NPA भी अपने आप में. बट अभी के लिए हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक कंपनी थी जो NPA हो चुकी है, और इस कंपनी से RBI या वो बैंक पैसा वसूलना चाहता है. तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लेकर आए जिसको हम S4A कहते हैं. अब मैं S4A लिखूंगा इसको, क्योंकि कंप्लीट यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, जिसको हम S4A कहते हैं. ठीक है. ये 2016 में आई थी. अब इसमें हुआ क्या? कंडीशन सुनिए पहले. मिनिमम अगर कोई कंपनी ने 500 करोड़ तक का लोन लिया है, ठीक है, तो वो इस स्कीम के साथ जुड़ सकती है. अब ये स्कीम क्या है? अगर मान लो कि मैंने जैसे 1000 करोड़ लिया था, मिनिमम 500 करोड़ की क्राइटेरिया है, तो यहाँ इसमें मैं आऊँगा इस स्कीम के थ्रू. ठीक है. और मैंने ये इसकी पेमेंट नहीं करी, तो मेरे को एक ऑफर दिया जाएगा कि 50% तो आप एक साल के अंदर अंदर हमारे को दे दो. ठीक है. सेम ईयर रीपेमेंट कर दो 50%, मतलब 500 करोड़ तो आप हमें रीपेमेंट कर दो, और ये जो 500 करोड़ बचेगा आपका, ठीक है, ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे इक्विटी में. ठीक है. इक्विटी बोले तो मतलब यहाँ पर इसके लिए हम स्कीम लेकर आएंगे. एक तो टाइम इंक्रीज कर देंगे. ठीक है. टाइम बोले तो मतलब जैसे 3 साल का लोन था तो उसको 6 साल का कर देंगे, 5 साल का कर देंगे, 10 साल का कर देंगे. ठीक है. ऐसे टाइम इंक्रीज कर देंगे, और इंटरेस्ट रेट भी इसका कम कर देंगे कि आपको ऐसा कोई दिक्कत ना है. हाँ, अगर आप कोई अपना कोई शेयर देना चाहते हो या कुछ ऐसा जो आपने कोलेट्रल या फिर मॉर्टेज, ठीक है, तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू में इक्विटी को भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं. चलिए, और यहाँ पर जैसे ये मैंने आपको बता ही दिया 50% का क्राइटेरिया होता है, और 50% सेम ईयर हमें रीपेमेंट करना पड़ता है. तो इससे क्या होगा? जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे वो कहीं ना कहीं उनको एक स्कीम मिल पाएगी. ठीक है. और उनके पास अगर ऑप्शन होगा कुछ अपना अमाउंट गवर्नमेंट या जो बैंक्स को देने के लिए, तो डेफिनेटली वो दे पाएंगे. इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, बैंकिंग सेक्टर को भी फ़ायदा होगा. गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या होगा? अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली प्रेशर RBI या फिर हमारी गवर्नमेंट पर ही पड़ेगा. ठीक है. चलिए, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया होगा. बाकी यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं. स्कीम आई थी 2016 में. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अब जेंडर गैप इंडेक्स की जो रैंकिंग है, अगर हम बात करें, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? तो ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा. ठीक है. चलिए, मैंने आंसर ही बता दिया आपको. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, और आउट ऑफ 156 कंट्री, ठीक है, 156 कंट्री में से हमारे भारत का जो रैंक है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ. पहले आपको बताता हूँ नंबर 1 कंट्री कौन सी है. आइसलैंड. ठीक है. उसके बाद टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी है मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना. ठीक है. वीडियो को पोस्ट कर बाद में. फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नामीबिया है एक, रवांडा और ल्यूथीनिया,
आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ हैं जो टॉप 10 में, और हमारा जो भारत है वो जेंडर गैप इंडेक्स में है 140 नंबर पर, ठीक है। 2021 की अगर रिपोर्ट देखें तो 140वें नंबर पे है हमारा भारत। और हालांकि 2020 में हमारा रैंक फिर भी अच्छा था, हमारा रैंक था अप्रोक्स 112, हाँ 28 रैंक हम पीछे चले गए, ठीक है। तो 112 रैंक था हमारा 2020 में, 2021 में 140। और चलिए अच्छी बात यह है कि हम पाकिस्तान से थोड़ा बेटर हैं, पाकिस्तान का रैंक 153 है। और एक ही हमें खुशी होती है कि अगर हमारा दोस्त या फिर हमारा जो दुश्मन होता है वो हमसे पीछे होता है, ठीक है। अगर आपने 3 इडियट देखी होगी, डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे, तो हमारे को खुशी होती है। लेकिन पाकिस्तान तो चलिए इसको छोड़िए, लेकिन बांग्लादेश जो 1971 में आज़ाद हुआ, ठीक है, एक कंट्री बना, वो हमसे बहुत बेटर है। 65 नंबर पे है, 65, ठीक है। तो ये हमारे लिए वाकई चिंता का विषय है कि हमारे भारत का रैंक बहुत पीछे हो गया है, 28 नंबर हम पीछे चले गए हैं, ठीक है जी। और एक जस्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इस टॉपिक में। मान के चलिए अगर मेल की इनकम यहाँ पर 50,000 है, तो फीमेल की इनकम कंपैरेटिवली मेल 10,000 है, 1/5 इनकम है, ठीक है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं ना कहीं चेक होता है। जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट आती है, तो इसमें हमारे भारत का रैंक बहुत ही ख़राब है अभी के लिए। चलिए डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसको हम BTIA कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये बेसिकली नेगोशिएशन किस किस कंट्री के बीच में था, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया के बीच में था। तो इंडिया और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन यूरोपियन यूनियन, बी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड डी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है गाइस यूरोपियन यूनियन, ठीक है। 2007 में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और यूरोपियन यूनियन के बीच में कंसल्ट चला BTIA को लेकर। हालांकि अगर हम देखें इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो रिलेशन है वो 1960 से हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन की, ठीक है। इंडिया बीइंग अमंगेस्ट फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन 1960s। आज की डेट में अगर हम यूरोपियन यूनियन मेंबर देखें 27 के आसपास मेंबर हैं, ठीक है। और इंडिया के जो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एक या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, ये 2007 से टेबल पर आया था, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि 2013 से एक्चुअली में इसके ऊपर वर्क होना स्टार्ट हुआ, और एक प्लान भी है 2025 तक कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है इसको लेकर काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस करा जाएगा, ठीक है। 5 ईयर का प्लान लेकर चले हैं, 2025 तक काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अभी के लिए हमारा जो ट्रेड ज़्यादा होता है वो यूएसए के साथ, चाइना के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। 2019-20 तक ये 2018-19 तक का जो ये ट्रेड होता था यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में 30 बिलियन यूरो का होता था अप्रोक्स, ठीक है। और मोर देन 30 बिलियन यूरो आप कंसिडर कर सकते हो। और अभी के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन आई थिंक 8th या 9th नंबर पे, एक बार इसको गूगल करना और मुझे आंसर करना, ठीक है, कि इंडिया का जो ट्रेड होता है यूरोपियन यूनियन के साथ ये 8th नंबर पे है या 9th नंबर पे है, ठीक है, या फिर ऑप्शन कोई हो रही है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, तो एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सभी पीडीएफ जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक ठीक वीडियो के नीचे है। अदरवाइज़ आपको लिंक से एक्सेस नहीं होता, वैसे तो बिल्कुल होगा 99.9%। अगर 0.1% नहीं होता, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। 1225 के आसपास सब्सक्राइबर है, ज्वाइन कीजिए, देन वहाँ पर सभी की सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द राइट इशू। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन द इशू इज फॉर द जनरल पब्लिक एंड एनीवन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट द कंपनी दे कैन बाय द शेयर। सेकेंड, जनरली द राइट इशू इज ऑन द डिस्काउंटेड रेट एंड इज बेनिफिशियल फॉर द शेयर होल्डर। तो आपको बताना है कि इनमें से राइट इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है। तो 7th का आपका सही आंसर है बी, ठीक है। तो जनरली द राइट इशू
इज ऑन द डिस्काउंट रेट एंड इज बेनिफिशियल फॉर द शेयर होल्डर। आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, अब क्लैरिटी आपको आएगी एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो, पब्लिक शेयर या पब्लिक इशू क्या होता है, व्हेन द इशू इज फॉर जनरल पब्लिक एंड एनीवन इंटरेस्टेड इन टू इन्वेस्ट इन द कंपनी कैन बाय द शेयर। ठीक है, दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं, आईपीओ या फिर एफपीओ। आईपीओ पहले समझ लेते हैं। मान लो कि कोई अनलिस्टेड कंपनी है जो चाहती है पब्लिक से कुछ पैसा आ जाए, ठीक है, वांट्स टू गो पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो किसके थ्रू जाएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब उस पर ऐसा कोई विश्वास नहीं करा जाता, लेकिन उसकी बिड लगेंगी, इन्वेस्टर्स बिड लगाएंगे फॉर द कंपनी विद इन अ बैंड जनरली गिवन बाय द कंपनी। अब ये जो बिडिंग वैल्यू होगी ये डिपेंड करेगा वैल्यूएशन ऑफ कंपनी, और आईपीओ हेल्प करता है कंपनी की मतलब मेनली लिस्टेड होने में एंड जनरेट फंड फ्रॉम द पब्लिक। अब समटाइम्स क्या होता है, आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्कियर होता है, क्योंकि इसमें हम बेसिकली समझ नहीं पाते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना ठीक है कि नहीं। देखो, देन द अदर स्टॉक इन्वेस्टमेंट एज द स्मॉल इन्वेस्टर आर नॉट एबल टू एलुएट द करेक्ट बिड रेट। ठीक है, सो द स्टॉक प्राइस डिक्लाइन मे आल्सो अप्रिशिएट जस्ट आफ्टर द फाइनेंशियल इशू। अब ये तो होता है कि अगर आप एक कंपनी में स्टार्टिंग में पैसा लगाना, जो अनलिस्टेड कंपनी है। अगर आप बात करो एफपीओ की, फर्दर पब्लिक ऑफर, हेयर द ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, मतलब एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है। अब ये मैं आपको सेबी में आई थिंक करवा चुका हूँ, बहुत बार हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन से मतलब कोई ऐसा आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बॉन्ड्स और जो ये सेबी का जो रोल होता है शेयर मार्केट से रिलेटेड वो आपको समझा दूंगा। ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफर, बॉन्ड तो नहीं, बॉन्ड तो अलग टॉपिक हो जाएगा। बॉन्ड का हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मेरे माइंड में आ गया बॉन्ड जो सेबी से रिलेटेड है, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, वो हम डिस्कस कर लेंगे अगर आपको डाउट हुआ है क्वेश्चन में। हियर द ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जनरेट द फंड फ्रॉम द पब्लिक एनीवन इंटरेस्टेड फॉर अ फ्यू प्रोजेक्ट इन एक्सपेंशन एक्सेट्रा, और द लिस्ट कंपनी इशूज द सिक्योरिटी ओनली द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ इट्स कंपनी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, रेशो इन विच द शेयर होल्डर्स आर होल्डिंग ए नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो बेसिकली एक प्रॉपर कंपनी होगी जो लिस्टेड होगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में जो शेयर्स होंगे वो इशू करे जाएंगे और ऑब्वियसली डिस्काउंट रेट पे करे जाएंगे, और जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, और वहाँ पर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करना जहाँ पर जो कंपनी लिस्टेड हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म क्वांटिटेटिव ईजिंग रिलेट्स टू, क्वांटिटेटिव ईजिंग रिलेट्स टू, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। क्वांटिटेटिव ईजिंग, मॉनेटरी पॉलिसीज अगर आपने समझा है मुझसे तो मैंने आपको बताया था दो तरह के टूल होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब इसको उसके अकॉर्डिंगली मार्क करना आंसर। ए ऑप्शन क्या कहते हैं, इक्विटी बाइंग प्रोग्राम, बी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम, सी रियल एस्टेट सेक्टर, एंड डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, देन इसका आंसर मार्क कीजिए। इसका सही आंसर है गाइस बी, बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम। मैंने आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन करवाया था। ठीक है, अब अगर आपने नहीं करा, वही मैं आपको दोबारा कहूँगा कि डेली डोज के सेशन देखिए, वहाँ पर मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी करवाया। अदरवाइज आप अगर इकोनॉमिक्स अच्छे से करना चाहते हो, देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना समझे आपको समझ आएगा ही नहीं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। जैसे क्वेश्चंस करने में हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, हम कोई बुक उठाएंगे या फिर क्वेश्चंस करेंगे तो हमें लगता है कि हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ठीक है, अच्छी बात है, आप शॉर्टकट लगाइए, लेकिन जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप पेपर नहीं क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, हमें सच मास्टरी भी नहीं करना किसी टॉपिक के ऊपर, जस्ट उतना पढ़ना है जितना हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अभी के लिए आपके पास टाइम है, मैं प्रेफर करूंगा आपको आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से करिए। अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है, ठीक है, ये आपको 15 क्वेश्चन गलत करवा सकता है अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आएगी। ठीक है, और ये कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगने वाला है यहाँ पर, मतलब आप यहाँ पर क्रैम नहीं कर सकते चीज़ों को, आपको समझना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप जाइए स्लीपी क्लासेस, जो हमारा मेन चैनल है यूपीएससी पीसीएस का, वहाँ पर जाकर इकोनॉमिक्स देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस चैनल पर इकोनॉमिक्स होगी स्टार्ट, लेकिन अभी टाइम है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वेट करिए। ठीक है, तो उसके लिए आप वहाँ पर प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पर आते हैं। इसका बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इज अ सब जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। यहाँ पर हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेंटर बैंक परचेज करे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और अदर सिक्योरिटी फ्रॉम द मार्केट इन ऑर्डर टू लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और अगर वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे बाय कर रहा है जो
एक्चुअली में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड उनको मतलब सेंट्रल बैंक की तरफ से ही दिए गए थे, तो ऑब्वियसली वहाँ पर होगा क्या कि वो चाहता है कि मनी सप्लाई का इंक्रीज हमें देखने को मिले, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी हमने क्या समझा था कि जब गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है, मार्केट में सेल करता है, तो वो क्या करता है, मार्केट से पैसा खींच रहा है सॉरी मार्केट से पैसा खींच रहा है। मान लो कि जैसे 2 पर्सन है, रमेश और सुरेश, ठीक है। और अब ये दोनों पर्सन है, इनके पास बहुत पैसा है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि अब ऐसे पता नहीं कितने पर्सन होंगे जो इंडिया में बहुत सारे पैसा होगा उनके पास। अगर इनके पास पैसा रहेगा तो मार्केट में मनी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट मनी का फ्लो कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है और इनसे पैसा खींचती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी कब, जब मनी सप्लाई को कम करना था। अब मनी सप्लाई को अगर बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज मनी सप्लाई करनी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोअर इंटरेस्ट रेट पे जो सिक्योरिटीज है उनको क्या करेगी, बाय करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये यूज करा गया था यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन जब 2008 का रिसेशन आया था, बहुत ही खतरनाक रिसेशन था 2008 का, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई थी, ठीक है। क्वांटिटेटिव ईजिंग इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय द फ्लडिंग इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद कैपिटल इन एन एफर्ट टू प्रमोट इंक्रीजिंग लैंडिंग एंड लिक्विडिटी, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट आर एट अप्रोचिंग जीरो, ठीक है। और ये एक अच्छा ऑप्शन है व्हेन द प्रिंटिंग ऑफ न्यू बैंक नोट इज एन नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग को हम कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ मसाला बॉन्ड। अब मसाला बॉन्ड क्या है, 3 हमारे पास स्टेटमेंट है, देख लेते हैं कौन सी सही है कौन सी नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, देयर आर ऑफ श्योर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट, देयर आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, एंड सी दे आर इशूड बाय IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर फंड होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में हम ध्यान रखते हुए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसकी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ऑफशोर डेबिट इंस्ट्रूमेंट है, और कौन सा अगर हम बात करें, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, ठीक है। अब इसको इशू कौन करता है, इसको ध्यान से समझो। A masala bond are 10 years offshore rupee bond issued by the International Financial Corporation, ठीक है, जो कि एक मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। और ये इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में बेसिकली नवंबर 14 में इसको लाया गया था कि इंडिया की करेंसी में अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मसाला बॉन्ड के थ्रू कर सकता है। मसाला बॉन्ड लिस्टेड है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। और मसाला बॉन्ड का जो एक नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि आप सब जानते हैं हम इंडियंस मसाला खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और यूरोपियंस जो हमारे भारत में आए थे उनको भी मसाला ही खींच कर लाए थे जब सिल्क रूट बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो टर्म मसाला स्टैंड्स फॉर द इंडियन स्पाइसेस विच गिव्स इंडियन, ठीक है। और एक तरह का एक फ्लेवर, एक इंडियन की एक एक्चुअली में इस नाम से काफ़ी अटैचमेंट है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिम सम बॉन्ड चाइना के हैं जो आउटसाइड चाइना इशू करे जाते हैं और चाइनीज़ करेंसी में इशू करे जाते हैं, ठीक है। और अगर सुमराई बॉन्ड है, ये जापानीज में जब मतलब टोक्यो में इशू करे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉन जापानीज कंपनीज इशू करती हैं इस बॉन्ड को, ठीक है। बहुत सारे बॉन्ड हैं, फिर कभी बॉन्ड से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आज कोई क्विज नहीं है, जस्ट क्वेश्चन है। मुझे लगा थोड़ा क्वेश्चंस में हम डिटेल में समझेंगे तो क्विज हमारे को नहीं डिस्कस करना चाहिए। और फिर भी अगर आपका डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्पिटिटिव रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्पिटिटिव रिपोर्ट कब रिलीज करी जाती है, और सॉरी किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, UNCTAD के द्वारा, IMF के द्वारा, या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका सही आंसर है, ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। चलिए, 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया कौन से रैंक पे है, ठीक है। अगर 2021 की रिपोर्ट आ गई है तो उसमें भी आप मुझे रैंक बताइए, ठीक है। डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, और किस पर्पज़ के लिए करी जाती है, वेरियस फैक्टर्स एंड डोमेस्टिक मार्केट साइज, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फेवरेबल एक्सचेंज रेट, लेबर फोर्स, टैलेंट एंड स्किल्स, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन अ कंट्री, ठीक है, अफेक्ट करता है इससे काफ़ी ज़्यादा। चलिए, होपफुली आपको इस सेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। और
अगर आपके फिर भी कोई डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पोस्ट करना। थैंक यू सो मच गाइस।